गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है अब नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रायिकता। कल हमने त्रिविमीय ज्यामिति के बारे में पढ़ा था। सिलेबस से रिलेटेड जो कुछ भी था वो मैंने आपको परसों के वीडियो में बता दिया था। तो बच्चों आज हम लोग जो है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, जिसमें हम लोग 16th चैप्टर 16वां चैप्टर जो है वो प्रायिकता स्टार्ट करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है। आप इसके बारे में 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और उससे पहले भी आपने प्रायिकता के बारे में बेसिक अध्ययन जो है वो आपने किया हुआ है। तो बच्चों प्रायिकता के लिए मैं आपको फिर से थोड़ा बेसिक इसका तैयार कर देता हूँ, क्योंकि प्रायिकता की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है, उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है और जब तक आप उस लैंग्वेज को कैप्चर नहीं करेंगे आपको प्रायिकता को समझने में दिक्कत आएगी। तो प्रायिकता की कुछ अपनी भाषाएं हैं, उसकी लैंग्वेज को आपको समझना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रायिकता होती क्या है। किसी घटना के घटित होने या नहीं होने की संभावनाओं को बच्चों प्रायिकता कहते हैं। या दूसरे संदर्भ में बोलें कि अगर किसी घटना के घटित होने या ना होने की संभावनाओं को अगर मैं गणितीय रूप दे देता हूं, तो वो जो गणितीय आंकड़ा जो होता है वो कहलाती है उस घटना के होने या ना होने की प्रायिकता। तो बच्चों प्रायिकता के लिए हम लोग गणितीय रूप के अंदर एक फॉर्मूला भी इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी घटना को मैं ई से व्यक्त करता हूं, अगर मैं किसी घटना को ई से व्यक्त करता हूं तो उस घटना ई के घटित होने की प्रायिकता जो है बच्चों वो ई के अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम के अनुपात के बराबर होती है। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, पी ई क्या आएगा, घटना ई के अनुकूल परिणाम और बट्टे में आ जाएगा बच्चों यहाँ पे कुल परिणाम। तो बच्चों यहाँ पे प्रायिकता जो है पीई बराबर घटना ई के अनुकूल परिणाम और बट्टे में आ गया यहाँ पे कुल परिणाम। तो बच्चों यहाँ पे कुछ और टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करें तो देखिए बच्चों यहाँ पे परिणाम क्या होता है, परिणाम का मतलब क्या हुआ, परिणाम का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जैसे मैंने एक सिक्के को उछाला, सिक्के को उछालने के बाद वहाँ पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड या टेल का आना जो होता है वो उस प्रयोग का परिणाम कहलाता है। प्रयोग क्या किया हमने यहाँ पे, सिक्के को उछालना। सिक्के को उछालना एक प्रयोग है, हेड और टेल का ना परिणाम है। तो बच्चों परिणाम के बारे में आप समझ गए होंगे। उसके बाद में बच्चों इसकी एक और टर्मिनोलॉजी जो है वो है प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि, इसके बारे में भी बच्चों आपको पता होना चाहिए कि प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है। बच्चों प्रतिदर्श समष्टि किसी प्रयोग से प्राप्त परिणाम को अगर हम समुच्चय के रूप में व्यक्त करते हैं तो वो समुच्चयबद्ध रूप जो होता है वो क्या कहलाता है, किसी भी घटना की प्रतिदर्श समष्टि कहलाती है। कैसे, जैसे मैंने एक सिक्के को उछाला तो हेड और टेल आना परिणाम है और हेड और टेल को अगर मैं समुच्चय में व्यक्त करता हूँ, समुच्चय के रूप में व्यक्त करता हूँ और इसको मैं एस से व्यक्त कर दूं तो बच्चों यहाँ पर ये एस जो होता है वो उस घटना की प्रतिदर्श समष्टि कहलाएगी। तो देखिए बच्चों प्रतिदर्श समष्टि जो होती है वो डिपेंड करती है कि हमने प्रयोग किस प्रकार से किया। अगर एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि एच और टी के इक्वल आएगी, और अगर दो बार उछालते हैं तो बच्चों आपको अच्छे से पता है हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल या टेल हेड के रूप में हमें प्रतिदर्श समष्टि के अंदर 4 अवयव प्राप्त होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सिक्के को छालने को लेकर इनकी संख्या के ऊपर भी जो है इसमें कितने अवयव आएंगे समुच्चय के अंदर, इसके ऊपर भी आप लोग जो एक फॉर्मूला निर्धारित कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक सिक्के को एक बार उछालता हूँ तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि में 2 की घात 1 अवयव आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ही परिणाम होते हैं और जितनी बार उछालेंगे वो यहाँ पे घात के रूप में लगता जाएगा। या यूँ कहिए कि 2 की घात n का फॉर्मूला जो होता है वो सिक्के की उछालों के कंडीशन में प्रतिदर्श समष्टि में कितने अवयव आएंगे उसको व्यक्त करेगा। अगर मैं इसको 2 बार उछालता हूँ तो 2 की घात 2 जो है वो टोटल, 2 की घात 2 जो है वो टोटल अवयवों की संख्या होगी उसकी प्रतिदर्श समष्टि में। अगर मैं 3 बार उछालता हूँ तो 2 की घात 3 जो है बच्चों वो प्रतिदर्श समष्टि में टोटल अवयवों की संख्या होगी, यानी कि 8।
तो इस प्रकार से ये क्रम बढ़ता जाएगा बच्चों, और यही बात पासे के ऊपर भी लागू होती है। चूंकि पासे को छानने पे जो प्राप्त परिणाम है वो 6 होते हैं, 1 से लेकर 6 तक की कोई भी डिजिट आ सकती है। तो अगर हम वहाँ पे एक बार उछालते हैं तो आपके पास जो है प्रतिदर्श समष्टि में 6 की घात 1 यानी कि 6 अवयव आएंगे। 2 बार उछालते हैं तो 6 की घात 2 यानी कि 36 अवयव आएंगे। और अगर हम पासे को 3 बार उछालते हैं तो 6 की घात 3 यानी कि 216 अवयव आएंगे। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या का निर्धारण सिक्के और पासे के केस में कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, कई बार मैं बार बार वर्ड यूज कर चुका हूं यहाँ पे, घटना। घटना का मतलब क्या हुआ? देखिए बच्चों, प्रतिदर्श समष्टि के जितने भी उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं, प्रत्येक उप समुच्चय एक घटना कहलाती है। जैसे यहाँ पे प्रतिदर्श समष्टि S की बात करें, जिसमें इस सिक्के को मैंने 2 बार उछाला है, और अगर मैं यहाँ पर कोई एक घटना A लेता हूँ जिसमें मैं एक हेड की बात करूँ, तो HT या TH जो है वो इसका प्रतिदर्श समष्टि का एक उप समुच्चय है। यहाँ पे ये जो समुच्चय है HT और TH वाला, वो प्रतिदर्श समष्टि का एक उप समुच्चय है। तो यहाँ पर ये वाला समुच्चय एक घटना कहलाती है, जिसको आप A से B से या E से व्यक्त कर सकते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी बच्चों घटना की। घटना क्या होगी? किसी भी प्रतिदर्श समष्टि के जितने भी उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं, प्रत्येक उप समुच्चय उस प्रतिदर्श समष्टि का की एक घटना कहलाती है। तो बच्चों इसके ऊपर आप लोग विशेष ध्यान देंगे। बच्चों हम लोग घटनाओं के बारे में बात करें तो इसके भी कुछ प्रकार हैं, और बच्चों वो प्रकार जो है काफ़ी कन्फ्यूजन भरे हैं। आप उन प्रकारों में अंतर जो है वो ध्यान से समझिएगा। घटना क्या होती है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। उसके बाद में जो घटनाओं के प्रकार हैं उसमें बच्चों हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यूज करता हूँ जो अपवर्जी घटना। अपवर्जी घटना, अपवर्जी घटनाएं हो सकती हैं, स्वतंत्र घटनाएं भी हो सकती हैं। स्वतंत्र घटनाएं, परतंत्र घटना भी हो सकती है। परतंत्र घटनाएं, देखिए बच्चों यहां पे घटनाओं को मैंने 3 प्रकारों में डिवाइड किया, अपवर्जी घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं और परतंत्र घटनाएं। इन तीनों का डिफरेंस अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो फिर ये समझ सकते हैं कि प्रायिकता जो है आपको कुछ समझ में आ जाएगी आगे। और अदरवाइज इन टर्मिनोलॉजी को अगर आप नहीं समझोगे तो आगे जाके आपके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। परस्पर अपवर्जी घटनाओं का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर मैं गणित के रूप में इसको लिखने का प्रयास करूं, यदि किसी प्रतिदर्श समष्टि S की 2 घटनाएं E1 तथा E2 इस प्रकार से हैं कि उनका इंटरसेक्शन जो है वो किसके इक्वल आ जाए? फाई के इक्वल आ जाए, तो यहां पर दोनों घटनाएं E1 और E2 जो है वो परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाएंगी। समझ में आए बच्चों? फिर से समझ लीजिए, कोई भी 2 घटनाएं जो होती हैं वो परस्पर अपवर्जी कब कहलाएंगी? यदि उन दोनों घटनाओं का इंटरसेक्शन जो है वो रिक्त समुच्चय के इक्वल आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सिक्के को 2 बार उछालता हूं तो यहाँ पे प्रतिदर्श समष्टि इस प्रकार से व्यक्त होगी, इसमें 4 अवयव आएंगे। घटना E1 मैंने मान लिया दोनों चित्त आना, तो यहाँ पे घटना E1 के अंदर जो है वो केवल एक एलिमेंट आएगा HH, और घटना E2 मैंने मान लिया दोनों पट आना। तो बच्चों इस केस के अंदर जब आप E1 इंटरसेक्शन E2 निकालोगे तो फाई आ रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे E1 और E2 घटनाएं जो हैं वो परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे स्वतंत्र घटना की। स्वतंत्र घटना के केस में, अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं बच्चों, यहाँ पे जो प्रायिकता के केस में यूज होता है, अपवर्जी घटनाओं के केस में E1 इंटरसेक्शन E2 फाई होता है, तो E1 इंटरसेक्शन E2 की जो प्रायिकता होगी बच्चों वो इस केस में 0 होगी। इस बात पे भी आपको फोकस करना है, क्योंकि E1 इंटरसेक्शन E2 की का फाई होने का मतलब इसमें 0 एलिमेंट है, और जब प्रायिकता निकालेंगे तो 0 में जब टोटल एलिमेंट का भाग देंगे तो यहाँ पे आपके पास 0 आएगा। स्वतंत्र घटनाओं की बात करें बच्चों, तो किसी भी प्रतिदर्श समष्टि की कोई भी घटनाएं स्वतंत्र कहलाती हैं यदि पहले का प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ता है, या यूं कहिए कि ये 2 अलग अलग प्रयोगों में भी हो सकती है। सिक्के के ऊपर हेड का आना और पासे के ऊपर अंक 6 का आना एक दूसरे को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करते हैं।
तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों घटनाएं जो हैं वो स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो स्वतंत्र घटनाओं और अपवर्जी घटनाओं में जो मुख्य डिफरेंस हो सकता है बच्चों, अगर हम कहें तो वो ये होगा कि अपवर्जी घटनाएं एक ही प्रयोग में होती हैं या एक ही प्रयोग की दो घटनाओं के बीच में होती हैं, और स्वतंत्र घटना मोस्टली जो होती है वो दो अलग अलग प्रयोगों की घटनाओं के बीच में देखी जाती है, जैसे कि सिक्के के ऊपर हेड का आना और पासे के ऊपर अंक 6 का आना। ये दोनों घटनाएं जो है वो परस्पर स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र घटना के केस के अंदर बच्चों आप ध्यान रखेंगे P1 इंटरसेक्शन E2 जो होगा, P1 इंटरसेक्शन E2 जो होता है वो यहाँ पर Pe1 इंटू में Pe2 के गुणनफल के बराबर होगा। बच्चों इस बात के ऊपर भी आप लोग गौर करेंगे, अगर दो घटनाएं E1 और E2 परस्पर स्वतंत्र है तो उनके एक साथ घटित होने की प्रायिकता उनकी अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होती है। कैसे? जैसे घटना E1 मैंने मान लिया बच्चों यहाँ पे पासे के ऊपर, घटना E1 मैंने मान लिया यहाँ पे पासे के ऊपर अंक 5 का आना, तो बच्चों अंक 5 आने की प्रायिकता यहाँ पर हो जाएगी 1/6, और E2 मान लिया मैंने सिक्के के ऊपर हेड का आना, तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। तो Pe1 इंटरसेक्शन E2 यानी दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता इस कंडीशन में 1/12 के बराबर होगी, क्योंकि दोनों ही घटनाएं जो है वो स्वतंत्र है और दोनों एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करती हैं। इसलिए यहाँ पे Pe1 यानी कि पासे के ऊपर अंक 5 के आने की प्रायिकता 1/6 और सिक्के के ऊपर हेड के आने की प्रायिकता 1/2 का जब गुणा करेंगे तो दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर ये बात होगी यहाँ पे स्वतंत्र घटनाओं की। अब अगर बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं परतंत्र घटनाएं, तो बच्चों यहाँ पे इसकी वर्डिंग से ही पता चलता है कि जो परतंत्र घटनाएं होती है वो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ताश के पत्तों की बात करें, उसमें से मैंने एक पत्ता निकाला जो कि हुक्म का इक्का है, उसको निकाल के मैंने बाहर रख दिया। उसके बाद अगर मैं दूसरा पत्ता निकालता हूँ तो उसके पान के इक्के होने की जो प्रायिकता है वो किससे प्रभावित होगी? पहले वाली घटना से प्रभावित होगी। जो उस घटना को अगर मैं E1 मानता हूँ और दूसरी घटना को अगर मैं E2 मानता हूँ, तो E2 जो घटना है दूसरी बार में जो पान का इक्का निकालने की जो प्रायिकता है वो पहली वाली घटना से क्या हो जाएगी? इफेक्टेड हो जाएगी, क्योंकि पहली कंडीशन में मैंने इक्के को वापस ताश की गड्डी में नहीं डाला था। तो इस वजह से जो दूसरी घटना है वो पहले से प्रभावित होती है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इस वजह से ये दोनों घटनाएं इस केस में क्या कहलाएंगी? परतंत्र घटनाएं कहलाएंगी। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप तीनों के अंदर जो है वो अंतर अच्छे से समझ गए होंगे। परस्पर अपवर्जी घटनाएं, परस्पर स्वतंत्र घटनाएं, परतंत्र घटनाएं, इन सब के बारे में जो डिफरेंस है वो आपको मैं नोट्स के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा, लेकिन अभी आप वीडियो के माध्यम से इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों ये सारी चीज़ें जो थी वो सारी बेसिक चीज़ें थी। इस अभी जो 12th के लेवल की अभी अपना टॉपिक स्टार्ट हुआ नहीं है, ये सारा 11th तक का जो पार्ट था मैंने आपको उनको रिफ्लेक्स करने का यहाँ पे प्रयास किया है। लेकिन अब जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो हमारे 12th क्लास का टॉपिक है, जिसके ऊपर आपको विशेष फोकस करना है। और 12th क्लास में 16.1 का जो पहला टॉपिक है वो है सप्रतिबंध प्रायिकता। क्या है? सप्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसके बारे में आपको अध्ययन करना है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही पूरी की पूरी प्रश्नावली 16.1 जो है वो डिपेंडेंट है। तो बच्चों चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सप्रतिबंध प्रायिकता। तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का अपना जो 16 चैप्टर का महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है सप्रतिबंध प्रायिकता। बच्चों सप्रतिबंध प्रायिकता का मतलब क्या हुआ? यदि किसी प्रतिदर्श समष्टि की दो घटनाएं हैं A तथा B, यदि किसी प्रतिदर्श समष्टि की दो घटनाएं A तथा B, प्रतिदर्श समष्टि ऐसे इसकी दो घटनाएं हैं A तथा B, अगर बच्चों घटना A घटित हो चुकी है, घटना A जो है वो घटित हो चुकी है, उसमें से घटना B के घटित होने की प्रायिकता घटना B की सप्रतिबंध प्रायिकता कहलाती है। फिर से समझ लीजिए बच्चों, यदि किसी प्रतिदर्श समष्टि की कोई दो घटनाएं हैं A तथा B, घटना A जो है वो पहले घटित हो चुकी है, उस घटित हुई घटना में से
घटना बी के घटित होने की प्रायिकता बी की सहप्रतिबंध प्रायिकता कहलाती है तथा इसे हम पी बी बट्टे ए के रूप में प्रदर्शित करते हैं। किसके रूप में प्रदर्शित करेंगे? पी बी बट्टे ए। इसका मतलब बट्टे में जो घटना आती है इसका मतलब वो घटना पहले घटित हो चुकी है, उसमें से घटना बी के घटित होने की प्रायिकता यानी जो अंश में घटना होती है उसके घटित होने की प्रायिकता। अगर बच्चों मैं यहाँ पे ए बट्टे बी लिखता हूँ इसका मतलब पहले घटना बी घटित हो चुकी है, उसमें से घटना ए के घटित होने की प्रायिकता। बच्चों परतंत्र घटना और सहप्रतिबंध प्रायिकता में आप कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि परतंत्र घटनाओं का मतलब होता है कि घटना ए के घटित होने के बाद घटना बी का घटित होना, लेकिन सहप्रतिबंध प्रायिकता के केस में जो मैं यहाँ पे बात बोल रहा हूँ उसमें मामूली सा डिफरेंस है। घटना ए के घटित होने के बाद उस घटना में से घटना बी का घटित होना, ये कहलाती है यहाँ पे बी की सहप्रतिबंध प्रायिकता। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इसका फॉर्मूला होगा यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए। ध्यान रहे पी बी बटे ए हो चाहे पी ए बटे बी हो, अंश में दोनों का इंटरसेक्शन ही लेना होता है, परंतु बट्टे में किसका भाग देंगे? कौन सी घटना की प्रायिकता का भाग देंगे? बट्टे में जो यहाँ पर घटना आती है उसी की प्रायिकता का क्या लगेगा? भाग लगेगा। ऊपर हमेशा दोनों का इंटरसेक्शन ही आएगा, लेकिन भाग कौन सी घटना की प्रायिकता का लगेगा? बट्टे में जो घटना यहाँ पे आई है उसकी प्रायिकता का हमें भाग देना है, चाहे यहाँ पे पी ई बटे एफ ही क्यों ना हो। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी इंटरसेक्शन एफ, यानी अंश में तो दोनों की इंटरसेक्शन की प्रायिकता आएगी, लेकिन भाग हमें इस केस में देना पड़ेगा एफ की प्रायिकता का। लेकिन अगर बच्चों यहाँ पर ये एफ बटे ई होता तो यहाँ पर ऊपर तो दोनों का इंटरसेक्शन ही आता, चाहे आप f इंटरसेक्शन ई कर लो चाहे ई इंटरसेक्शन f कर लो, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। और भाग में बच्चों इस बार हमें किसका भाग देना पड़ता? पी ई का भाग देना पड़ता, क्योंकि इस बार बट्टे में घटना ई है। तो बच्चों एक बार फिर से बता देता हूँ सहप्रतिबंध प्रायिकता की डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पे। यदि किसी प्रतिदर समष्टि की कोई दो घटनाएं ए तथा बी हैं, तो अगर ए घटित हो चुकी है उसमें से घटना बी के घटित होने की प्रायिकता जो होती है वो घटना बी की सहप्रतिबंध प्रायिकता कहलाती है, जिसका फॉर्मूला पी बी बट्टे ए इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे पी ए के इक्वल होता है। तो बच्चों यहाँ पे इन्हीं फॉर्मूलों से फॉर्मूला कंडीशन के अनुसार चेंज भी हो जाएगा, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि चाहे बी बटे ए हो चाहे ए बटे बी हो चाहे ई बटे एफ हो चाहे एफ बटे ई हो, अंश में तो हमें दोनों का इंटरसेक्शन की प्रायिकता लेनी है और भाग हमें कौन सी प्रायिकता का देना होगा? बट्टे में जो घटना हमने यहाँ पे लिखी है उसी की प्रायिकता का हमें भाग देना होगा। तो बच्चों ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक और फॉर्मूला जो ज़्यादातर यहाँ पे यूज होता है, जो 11वीं क्लास में आप पढ़ चुके हो, पी ए यूनियन बी, आपको पता होगा यहाँ पे आपने समुच्चय में पढ़ा होगा। अगर यहाँ पर ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है और ये है यूनिवर्सल सेट, तो यहाँ पे ए या बी के घटित होने की जो ए या बी में जो अवयवों की कुल संख्या हुआ करती थी वो यहाँ पर एन ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला हमने जो है वो 11वीं क्लास में पढ़ा था। तो बच्चों इस केस के अंदर यहाँ पे पी ए यूनियन बी जो होगा, इस केस में जो पी ए यूनियन बी होगा वो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा। तो बच्चों ज़्यादातर मोस्टली यहाँ पर ये फॉर्मूला भी इस सूत्र के साथ यूज किया जाता है। तो इन्हीं दो फॉर्मूलों के ऊपर पूरी की पूरी प्रश्नावली जो है वो आधारित है। तो बच्चों आप ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद करेंगे। ये हो जाएगा सहप्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला और ये हो जाएगा बेसिक फॉर्मूला जो 11वीं क्लास में आपने पढ़ा था कि ए या बी के अंदर अवयवों की कुल संख्या जो होती है वो ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या, और इसमें से माइनस करते हैं दोनों में जो उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या उनको माइनस करेंगे तो हमें ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या प्राप्त होती है। और यही बात जो है वो प्रायिकता के केस में लागू होगी। तो यहाँ पे पी ए यूनियन बी जो होगा वो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा। तो बच्चों इस प्रकार से इन्हीं दोनों फॉर्मूलों की सहायता से हम 16.1 वाली प्रश्नावली जो है वो कंप्लीट करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे।
और आप जितनी भी थ्योरी मैंने आज आपको बताई है, उसके जो बेसिक नॉलेज मैंने आपको बताया प्रायिकता के बारे में, और जो मैंने आपको यहाँ पे सह प्रतिबंध प्रायिकता के बारे में जो मेन चीज़ आपको बताई है, आप इसके ऊपर जरूर फोकस करें, क्योंकि प्रश्नावली 16.1 सह प्रतिबंध प्रायिकता पे ही डिपेंड करेगी, इसी फॉर्मूले के ऊपर आधारित होगी। तो आप इसको अच्छे से समझें, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो पहले मुझसे वो चीज़ क्लियर करें, ताकि कल जब हम प्रश्नावली 16.1 स्टार्ट करें तो किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो बच्चों यूँ ही मेहनत के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।